अब चलो मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के क्वेश्चन लेते हैं। पहले एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको देखना, है ना? तो चलो इस बार हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन एटम है जिसमें न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है ना। और हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है। चलो इसकी सेंटर से डिस्टेंस मतलब ऑर्बिट की रेडियस तो r मान लेते हैं और ये v की कांस्टेंट स्पीड से इसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। बस पूछा है कि इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण सेंटर पर या न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। इजीली कर सकते हैं ना। ये तो हमको अच्छे पता है कि ये जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एक मूविंग पॉइंट चार्ज के जैसा काम करेगा। इलेक्ट्रॉन तो एक पॉइंट चार्ज ही होगा ना, बोल सकते हैं कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो एक मूविंग पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करेगा। और हमको अच्छे पता है कि किसी मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा की जगह क्यूवी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू रख देता हूँ। इस मूविंग इलेक्ट्रॉन या मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण इस न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, वी उसकी वेलोसिटी, साइन थीटा, तो इसमें थीटा होता है वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी टेंजेंशियल, उसके बाद मिलाने वाली लाइन रेडियल, तो हर बार वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल 90 होगा। तो साइन थीटा तो साइन 90 मतलब 1 अपन आर, इस इलेक्ट्रॉन की सेंटर से डिस्टेंस मतलब ऑर्बिट की रेडियस आर का स्क्वायर। तो हमको वी और आर देखना है। तो वैसे तो ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन कई लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर एनवे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस या ऑर्बिट की रेडियस तो 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड, और इसकी जो स्पीड होती है वो 2.19 into 10 power 6 Z by n। अब बताओ हाइड्रोजन एटम है, इससे Z1 पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो n भी 1, तो इसकी ऑर्बिट की रेडियस तो सिंपली 0.529 एंगस्ट्रॉम और इसके रिवॉल्व करने की स्पीड 2.19 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड ये हो गई। बस वैल्यू रख सकते हो ना। तो इस पहले ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की इकट्ठी वैल्यू 10 टू पावर -7 ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 वी, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की स्पीड 2.19 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड ओपन आर, इस इलेक्ट्रॉन की सेंटर से डिस्टेंस या ऑर्बिट की रेडियस तो 0.529 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू पावर -10 का स्क्वायर। तो इससे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में निकल जाएगा। अब देखो अभी तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने मूविंग पॉइंट चार्ज के टाइप से ट्रीट किया था और यही बेस्ट तरीका है। कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट इस मूविंग इलेक्ट्रॉन को मूविंग पॉइंट चार्ज के टाइप से ही ट्रीट करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, बेस्ट है। लेकिन इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हो। तो तुम बताओ इस बार इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। स्पीड बताओ 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में है ना। तो बोल सकते हैं कि इस बार इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड में रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व करे तो फिर वो एक पार्टिकल के टाइप से नहीं, फिर ये करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आगे की ओर रिवॉल्व कर रहा है तो इक्विवेलेंट करंट पीछे की ओर होगी ना। मतलब हम कह सकते हैं, गलत बना दी, है ना? तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भले ही एक पार्टिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है और बहुत ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व करेगा तो अब ये पार्टिकल के टाइप से नहीं बल्कि एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा। तो बताओ क्योंकि करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा इसलिए अ, इस लूप के कारण, इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए लूप वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बोल सकते हैं ना, हाई स्पीड से रिवॉल्व करता इलेक्ट्रॉन एक लूप के टाइप से काम करेगा। तो लूप के सिमिलर
इसके कारण भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ओपन 2r, बस आई की जगह आई इक्विवेलेंट। और अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो तो आई इक्विवेलेंट का बेस्ट फॉर्मूला q/t। तो q तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज e और t इसके रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड। तो एक चक्कर में डिस्टेंस टाइल 2 पाई r ओपन स्पीड v, तो t रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड 2 पाई r बाय v। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई इक्विवेलेंट कितना हो गया, ev ओपन नीचे 2 पाई r इतना आ गया। बस वैल्यू रख दोगे ना आई इक्विवेलेंट की जगह ev ओपन 2 पाई r रख दोगे, तो रिवॉल्व करे इलेक्ट्रॉन के कारण इस बार भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आएगा, म्यू नॉट ओपन 4 पाई ev ओपन r स्क्वायर। ये तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को अगर पॉइंट चार्ज के डाई से ट्रीट करें तब भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन वही आएगा। और इसको एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से इमेजिन करो, तब भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आएगा। किसी भी टाइप से कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए तब तो इसको बाय डिफॉल्ट हम मूविंग पॉइंट चार्ट के टाइप से ट्रीट करेंगे। लेकिन एक बार जेईई के एग्जाम में बोल रखा था इस घूमते चार्ज को एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से ट्रीट करना है, तो फिर इसको करंट कैरिंग लूप के टाइप से ट्रीट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के सिमिलर म्यू नॉट आई इक्विवेलेंट ओपन 2r, आंसर उससे भी वही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसकी भावना के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक क्वेश्चन किया था, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने अब प्रॉपरली तुमको लिख दी है, तो वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना। मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो जो इसमें दे रखा है कि प्लस क्यू का बहुत छोटा सा पॉइंट चार्ज है जो v की कांस्टेंट स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, बस उसी के प्लेन में। और सेंटर से 2r डिस्टेंस मतलब पेरीफेरी से r डिस्टेंस पर इधर कोई पॉइंट p है। बताओ चार्ज मूव करेगा तो उसके कारण p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। तो हमको पूछा है कि p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो पूछा है। और सेकेंड पार्ट पूछा है किन चार्ज की किन किन पोजीशन पर p पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के बीच मिनिमम टाइम इंटरवल कितना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इस चार्ज की किस पोजीशन पर p पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो देखना है। बस हमको अच्छे बताया कि ये एक मूविंग पॉइंट चार्ज है और मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट ओपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह क्यू वी साइन थीटा ओपन आर स्क्वायर। तो स्मार्ट पर्सन हो तो ऑब्जर्वेशन से देख सकता है कि जब भी एक चार्ज इस नियरेस्ट पोजीशन से पास होगा, है ना, जब भी पॉइंट चार्जेस नियरेस्ट पोजीशन से पास होगा तब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, है ना। लॉजिकली बताओ कि जब भी चार्ज इस नियरेस्ट पोजीशन पर होगा तब इस चार्ज की पॉइंट पी से डिस्टेंस मिनिमम होगी और डिस्टेंस मिनिमम होगी मतलब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। और बताओ जब नियरेस्ट पोजीशन पर होगा तो इसकी वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल 90, है ना। तो नियरेस्ट पोजीशन पर होगा तब इसकी वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो तब वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल थीटा 90 हो जाएगा। थीटा 90 होगा तो साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा और 1 हो जाएगा, है ना। तो बस बोल सकते हैं कि जब भी चार्ज नियरेस्ट पोजीशन पर होगा तब साइन थीटा मैक्सिमम मतलब न्यूमरेटर तो मैक्सिमम होगा और डिस्टेंस मिनिमम मतलब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। कह सकते हैं ना कि जब भी चाहे नियरेस्ट पोजीशन पर होगा तब न्यूमरेटर मैक्सिमम और डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो ऑब्वियसली इस पोजीशन पर, है ना, इस पोजीशन पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो बस बताओ पी पॉइंट पर पी पॉइंट पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ तो इनडायरेक्टली जब ये चार्ज नियरेस्ट पोजीशन पर होगा तब यह मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। तो कितना होगा, सिंपली म्यू नॉट ओपन 4 पाई क्यूवी साइन थीटा। तो इस पोजीशन पर
एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल 90 हो जाएगा अपन आर। तो इस इंस्टेंट पर चार्ज की इस पॉइंट पी से डिस्टेंस मिनिमम होगी और कितनी होगी कैपिटल आर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस पी पॉइंट पर है ना मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया म्यू नॉट अपन 4 पाई क्यू वी साइन 90 तो 1 अपन कैपिटल आर स्क्वायर। तो चार्ज जब यहाँ होगा तब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू तो इतनी होगी। अब चलो सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में पूछा है कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब कब होगा वो देखना है ना। तो बस वापस वही बोल रहा हूँ कि बताओ मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट ओपन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा ओपन आर स्क्वायर। तो बस लॉजिकली बोल सकते हैं कि बताओ मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो तब होगा जब साइन थीटा जीरो। बताओ ना क्यू जीरो नहीं हो सकता वी जीरो नहीं हो सकता और आर इनफाइनाइट भी नहीं है। तो पक्का बोल सकते हैं ना पक्का बोल सकते हैं कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक मतलब मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो तब होगा जब साइन थीटा जीरो और साइन थीटा जीरो होने के लिए थीटा जीरो होना चाहिए और थीटा जीरो होना चाहिए मतलब इसकी जो वेलोसिटी हो मिलाने वाली लाइन के एलोंग होनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए साइन थीटा जीरो मतलब इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो मिलाने वाली लाइन के एलोंग होनी चाहिए। बस है ना इस पॉइंट चार्ज के किन पोजीशन पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा वो देखना है। तो उसके लिए एक छोटा सा काम करेंगे कि सिंपली पी पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट डालते हैं। ठीक है एक छोटा काम करते हैं कि पी पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट डालते हैं। तुम लॉजिकली बताओ है ना लॉजिकली बताओ कि ये पॉइंट चार्ज जब इन दोनों टेंजेंशियल पोजीशन पर होगा है ना। ये लॉजिकली बताओ कि जब पॉइंट चार्ज इन दोनों टेंजेंशियल पोजीशन पर होगा तब इसकी वेलोसिटी मिलाने वाली लाइन के एलोंग होगी और वेलोसिटी मिलाने वाली लाइन के एलोंग होगी तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तुम चाहो तो मूर्खों टाइप से चेक भी कर सकते हो। तुम बताओ कि जब ये पॉइंट चार्ज इस टेंजेंशियल पोजीशन पर हो है ना पॉइंट चार्ज जब इस टेंजेंशियल पोजीशन पर हो तो तब इसकी जो वेलोसिटी हो बिल्कुल मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगी। तो वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल थीटा जीरो साइन थीटा जीरो तो तब भी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। और जब चार्ट इस टेंजेंशियल पोजीशन पर हो तब इसकी वेलोसिटी मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल अपोजिट होगी। तो वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल थीटा 180 होगा तो तब भी साइन थीटा जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर जीरो होगा। बस एक ही चीज बोल सकते हैं कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा जब चार्ट इन दोनों टेंजेंशियल पोजीशन पर हो। बस बताओ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के भी टाइम इंटरवल पूछा है मतलब इनडायरेक्टली पूछा है कि इस चार्ज को इस टेंजेंशियल पोजीशन से उस टेंजेंशियल पोजीशन तक जाने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। ठीक है ना कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने की भी टाइम इंटरवल पूछा है मतलब इनडायरेक्टली इस पॉइंट चार्ज को इस टेंजेंशियल पोजीशन से उस टेंजेंशियल पोजीशन तक जाने के बीच टाइम इंटरवल कितना होगा वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ है ना। हम्म, ये तुम बिल्कुल आराम से बताओ कि जो चार्ज है वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो चार्ज को इस टेंजेंशियल से उस टेंजेंशियल पोजीशन तक जाने में टाइम कितना लगेगा सिंपली डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है ना कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो चार्ज को इससे उस टेंजेंशियल पोजीशन तक जाने में टाइम कितना लगेगा सिंपली डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा वो देखना है तो उसके लिए पहले ये एंगल कितना होगा वो देखना है। तो तुम इजीली निकाल सकते हो। चलो बताओ ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल तुम देख सकते हो ना। तो बताओ इस सर्किल की रेडियस आर है तो ये डिस्टेंस आर होगी और सेंटर से पी पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस 2r है। बस आराम से बताओ ना आराम से बताओ कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा हो तो बेस का काम तो कौन करेगा आर और हाइपोटेनस का काम 2r ना। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा हो तो तब cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस
तो बेस तो r अपन हाइपोटेनस 2r, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2। और बताओ cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 60, मतलब ये एंगल कितना होगा 60। और तो जैसे ये एंगल 60 है वैसे सिमेट्रिकली ये एंगल भी 60 होगा। बस तुम आराम से बताओ कि ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, जिसको रेडियन में तुम 2π/3 लिख सकते हो। बस आराम से बताओ कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के बीच टाइम इंटरवल पूछा है, मतलब पॉइंट चार्ज को यहाँ से वहां तक जाने में टाइम पूछा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो पॉइंट चार्ज को यहाँ से वहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, सिंपली डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, सिंपली आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, तो रेडियस तो r और एंगल 2π/3 अपन, इसकी कांस्टेंट स्पीड कितनी है v, तो इस पॉइंट चार्ज को इस से उस टेंजेंशियल पोजीशन तक जाने में टाइम कितना लगेगा बताओ, 2πr/3 इतना टाइम लगेगा। और यहाँ से वहां तक जाने में टाइम इतना लगेगा, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के बीच टाइम इंटरवल भी यही रहेगा, है ना। और ये कई डेढ़ बुद्धि लोग बोलते हैं ये टाइम इंटरवल ही क्यों लिया, ये वाला टाइम इंटरवल क्यों नहीं लिया। ध्यान रखा कि हमको पूछा है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के बीच मिनिमम टाइम इंटरवल पूछा है, इससे ये वाला टाइम लेंगे, ये वाला टाइम तो ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में तो अभी तक हमने केवल करंट कैरिंग वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना देखा था, लेकिन हमको ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर से तो प्रोड्यूस हो ही सकता है, लेकिन साथ में किसी परमानेंट मैग्नेट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। बस अब हम परमानेंट मैग्नेट को स्टडी करते हैं, मतलब किसी परमानेंट मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा वो देखते हैं। और हम अच्छे ध्यान था कि जो परमानेंट मैग्नेट वाला पार्ट है वो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर है, इसलिए हम परमानेंट मैग्नेट वाला जो पार्ट है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो दोनों के रिजल्ट साथ में याद हो जाएंगे। तो बस इधर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिजल्ट लिखते हैं और उसी के सिमिलर इधर हम परमानेंट मैग्नेट के भी रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमने पढ़ा होगा कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस दो दो टाइप के होते हैं, वैसे ही परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेट के जो पोल होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट का साउथ पोल। और एक और चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम चार्ज क्यू करता है, परमानेंट मैग्नेट में वही काम पोल स्ट्रेंथ एम करता है ना। बिल्कुल कूटनीतिक शब्दों में बोल सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के कारण रुके हुए चार्जेस पर फोर्स लगता है उसको तो चार्ज क्यू बोलते हैं, और जिस प्रॉपर्टी के कारण मैग्नेट के पोल्स के बीच मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसको पोल स्ट्रेंथ एम बोलते हैं। बस सिंपल शब्दों में ही ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम चार्ज क्यू करता है, परमानेंट मैग्नेट में वही काम पोल स्ट्रेंथ एम करता है ना। अच्छे ध्यान रखना कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है ना, ध्यान रखना कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो पॉजिटिव चार्ज के टाइप से काम करता है, इसलिए इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम लेते हैं। और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट होता है, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम लेते हैं। तो बच्चों तुमको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हमने दो छोटे-छोटे पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ा था। वैसे हम दो छोटे-छोटे मैग्नेट के पोल के बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं। चलो पहले हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन पढ़ी थी। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि दोनों चार्जेस सेम साइन के हों, तब तो इनके बीच फोर्स रिपल्शन मतलब दूर भगाने वाला लगता है। और दोनों चार्जेस अपोजिट साइन के हों, तो इनके बीच जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन मतलब पास बुलाने में लगता है। तो वैसे ही मैग्नेट के पोल के बीच भी फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होती है कि दोनों अगर सेम टाइप के पोल हों, तो दोनों के बीच रिपल्शन मतलब दूर भगाने वाला फोर्स, और अपोजिट साइन के पोल्स हों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलो पहले मान लेते हैं कि दोनों सेम टाइप के पोल है, मतलब ये भी कोई नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है।
दोनों नॉर्थ पोल है तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव होगी ना, हम बोल सकते हैं कि सेम साइन के चार्जेस के बीच फोर्स रिपल्शन, वैसे ही दोनों पोल भी सेम टाइप के हों तो इनके बीच फोर्स रिपल्सिव मतलब दूर भगाने लगता है। और चलो अगले केस में मान लेते हैं कि दोनों अपोजिट पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम और एक साउथ पोल है इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम, तो अपोजिट टाइप के पोल होंगे तो उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन मतलब पास बुलाने लगेगा। तो डायरेक्ट ध्यान डाल कि सेम साइन के चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट साइन के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, जैसे पोल में भी होता है कि सेम साइन के पोल हो तो वो रिपेल करेंगे और अपोजिट साइन के पोल हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ये तो हमने फोर्स की डायरेक्शन देख ली है, फोर्स की वैल्यू देखते हैं। चलो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू, तो चलो मान लेते हैं कि Q1 Q2 के दो छोटे-छोटे पॉइंट चार्जेस हैं। तो हमको अच्छे पता है कि अगर दो छोटे-छोटे पॉइंट चार्जेस हों तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सिंपली K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है। जहाँ K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 into 10⁹ होती है। जहाँ K को खोल करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने दो छोटे-छोटे पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, वैसे ही यहाँ हम देखते हैं कि दो मैग्नेट के छोटे-छोटे पोल के बीच मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो देखते हैं, है ना? तो चलो मान लेते हैं कि मैग्नेट के दो छोटे-छोटे पोल्स हैं, है ना? मान लेते हैं कि मैग्नेट के दो छोटे-छोटे पोल्स हैं मतलब दो छोटे-छोटे ध्रुव हैं। चलो इस पोल की पोल स्ट्रेंथ m1 मान लेते हैं, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 और दोनों के बीच डिस्टेंस r है ना? तो हमको बताया कि सेम साइन के, है ना, सेम टाइप के पोल हैं तो रिपेल करेंगे, ऑब्वियसली अपोजिट साइन के तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमको छोटे पोल के बीच मैग्नेटिक फोर्स देखना है तो कंपैरेटिवली याद रखना कि छोटे पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, वैसे ही मैग्नेट के दो छोटे-छोटे पोल्स हों तो उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर के सिमिलर Km M1 M2 अपन R स्क्वायर, है ना? Q1 Q2 की जगह क्या आएगा? इनके पोल स्ट्रेंथ M1 M2 और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K की जगह मैग्नेटिक कांस्टेंट Km आ जाएगा, है ना? जहाँ हमको ये भी पता है कि उधर K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था और इधर Km मैग्नेटिक कांस्टेंट है ना? और ये पता है कि जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K को खोल करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक कांस्टेंट Km को खोल करके हम म्यू नॉट अपन 4 पाई लिखते हैं जिसकी इकट्ठी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। ठीक है ना? तो यही बोल रहा हूँ कंपैरेटिवली याद रखना कि दो छोटे-छोटे पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, वैसे ही मैग्नेट के दो छोटे-छोटे पोल के बीच मैग्नेटिक फोर्स K की जगह Km, Q1 Q2 की जगह M1 M2 अपन R स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना? इससे वैल्यू निकालेंगे और डायरेक्शन को अलग से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देख लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने अगली चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था जिसको E से रिप्रेजेंट करते थे। वैसे ही परमानेंट मैग्नेट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को भी देख सकते हैं जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बताया था ना? तो बस कंपैरेटिवली बोल सकते हैं ना? कंपैरेटिवली बोल सकते हैं कि यूनिट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वैसे ही यूनिट पोल स्ट्रेंथ पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड की किताबी डेफिनेशन ये होती है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये डेफिनेशन मैंने शुरू में छुपा के रखी थी। याद होगा मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला था, है ना? उस टाइम पे हमको पोल स्ट्रेंथ तो नहीं पता था, इससे छुपा के रखी थी, लेकिन अब राइट टाइम है, तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली याद रखना कि यूनिट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बोलते हैं, वैसे ही यूनिट पोल स्ट्रेंथ पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड बी बोलते हैं। उसके बाद, है ना, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये भी पढ़ा था कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लस क्यू चार्ज हो
तब तो उस पर फोर्स F इक्वल टू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो इस पर भी फोर्स F इक्वल टू क्यू लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। यही चीज मैग्नेटिक फील्ड में भी देख सकते हैं। तो चलो मान लेते हैं बी का मैग्नेटिक फील्ड है, और बताओ बी के मैग्नेटिक फील्ड में कोई नॉर्थ पोल हो, इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम होती है ना। तो हम बोल सकते हैं कि बी मैग्नेटिक फील्ड में प्लस एम वाला कोई नॉर्थ पोल हो, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू के सिमिलर एम बी। क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ एम और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जगह मैग्नेटिक फील्ड बी। डेल्टा कि बी मैग्नेटिक फील्ड में कोई नॉर्थ पोल हो तो उस पर फोर्स F इक्वल टू क्यू के सिमिलर एम बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में माइनस एम वाला कोई साउथ पोल हो तो उस पर भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तो एम इंटू बी होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। ये भी रिजल्ट सिमिलर है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज हो तो उस पर फोर्स क्यू ई, जैसे बी मैग्नेटिक फील्ड में एम का कोई पोल हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्यू ई के सिमिलर एम इंटू बी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हमने छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो वैसे ही यहाँ हम छोटे छोटे मैग्नेट के पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि प्लस क्यू का कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होता है और वैल्यू के क्यू ओपन आर स्क्वायर, और माइनस क्यू का कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली पास बुलाने वाला होता है और वैल्यू के क्यू ओपन आर स्क्वायर ही होती है। वैसे ही हम मैग्नेट के छोटे छोटे पोल्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं। तो चलो पहले मान लेते हैं कोई नॉर्थ पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम है। तो हमको बताए कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज के टाइप से काम करता है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा, और वैल्यू कितनी होगी, के की जगह के एम, क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ एम ओपन आर स्क्वायर। और अगर साउथ पोल हो जिसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम हो तो छोटे से साउथ पोल के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो के एम एम ओपन आर स्क्वायर ही होगी, लेकिन डायरेक्शन पास बुलाने वाली। देखो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल डाइपोल पढ़ा था, तो वैसे ही परमानेंट मैग्नेट पे हम मैग्नेटिक डाइपोल इसको देखते हैं। तो वैसे नाम से ही क्लियर है कि जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो जोड़ा होता है उसको इलेक्ट्रिकल डाइपोल बोलते थे, वैसे ही नॉर्थ और साउथ पोल का जो जोड़ा है उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे, या प्रैक्टिकल शब्दों में परमानेंट मैग्नेट बोलेंगे। चलो एक बार इलेक्ट्रिकल डाइपोल देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो जोड़ा होता है उसको इलेक्ट्रिकल डाइपोल बोलते हैं। यही बताया था कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस की ओर डिफाइंड होता है, और इसका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट कितना होता है, चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। ये तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट या P इक्वल टू क्यू इंटू एल होता है, ये पढ़ चुके हैं। बस जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिकल डाइपोल पढ़ा, वैसे ही परमानेंट मैग्नेट में हम मैग्नेटिक डाइपोल को भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों चलो मान लेते हैं कि इस बार कोई परमानेंट मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। कहने की जरूरत नहीं है कि नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ प्लस एम और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ माइनस एम लेते हैं ना, तो बस जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू के जोड़े को इलेक्ट्रिकल डाइपोल, वैसे ही जो परमानेंट मैग्नेट होता है जो नॉर्थ और साउथ का जो जोड़ा होता है उसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। अब देखो जैसे उधर इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट डिफाइंड था, वैसे इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी डिफाइंड होगा ना। तो बोल सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लोगों ने माइनस से प्लस की ओर डिफाइन कर रखी थी, वैसे ही इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस एम से प्लस एम की ओर होती है, मतलब साउथ से नॉर्थ पोल की ओर डिफाइंड होती है। और जैसे किसी डाइपोल का इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस एल होता है, वैसे ही किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके बीच की डिस्टेंस एल होता है। बस इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट Q इंटू एल, और वैसे ही किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट Q की जगह पोल स्ट्रेंथ M इंटू इनके बीच डिस्टेंस एल। बस इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट को P
और किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट q इंटू एल। वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेन m इंटू एल हो गया, है ना। देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चलो एल को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो तब एल को उधर ट्रांसफर करेंगे तो m या पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपन मैग्नेट की लेंथ एल। तो इससे हम पोल स्ट्रेन को डिफाइन भी कर सकते हैं। देखो शुरू में तो हम पोल स्ट्रेन को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाए थे, बस मैंने बिल्कुल कूटनीतिक शब्दों में बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो काम चार्ज करता है परमानेंट मैग्नेट में वही काम पोल स्ट्रेन m करता है। लेकिन अब हम बिल्कुल किताबी शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ होता है, उसी को पोल स्ट्रेन m बोलते हैं। ये सब कर लिया। अब अच्छे ध्यान रखना कि परमानेंट मैग्नेट वाले पार्ट में मैग्नेटिक डाइपोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी अपने क्वेश्चन आते हो मैग्नेटिक डाइपोल से आते हैं। तुमको बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई सिंगल चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है, पढ़ा था ना। तुमको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई सिंगल चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कोई अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए अभी तक हमने जो सिंगल पोल की बात की थी उसका कोई प्रैक्टिकल महत्व नहीं है ना। मैग्नेट में जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसी का प्रैक्टिकल महत्व है, तो याद रखना कि कोई सिंगल चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कोई अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जो भी पोल होते हैं तो नॉर्थ और साउथ के जोड़े की फॉर्म में होते हैं, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल की फॉर्म में होते हैं। इससे याद रखना कि परमानेंट मैग्नेट में जो सिंगल पोल वाला पार्ट पड़ा था उसका कोई प्रैक्टिकल महत्व नहीं है, बस ये मैग्नेटिक डाइपोल का ही प्रैक्टिकल महत्व है। इसलिए अपने एग्जाम में परमानेंट मैग्नेट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल वाले पार्ट से ही पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने किसी इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, वैसे ही यहाँ हम किसी छोटे से परमानेंट मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ सकते हैं। सेम वही का वही रिजल्ट होंगे। चलो पहले किसी छोटे से इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा था उसके रिजल्ट देख लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि कोई बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू का जोड़ा है जिसका डाइपोल मोमेंट p। चलो सबसे पहले हमको देखना है कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इसकी लाइन में मतलब एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको पता है कि छोटे डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अलोंग होता है। डाइपोल मोमेंट आगे की ओर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की ओर, और एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है 2 kp अपन r क्यूब। अब सेंटर से r डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। डाइपोल मोमेंट आगे की ओर है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की ओर होगा, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, 2 kp ओपन r क्यूब की जगह 1 kp ओपन r क्यूब होता है। और चलो अब हमको देखना है कि सेंटर से r डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर बीच में कोई पॉइंट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें हमने बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हो तो हम डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट करते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही बता रहा हूँ तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि r डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर बीच वाले किसी पॉइंट पर देखना हो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो मिलाने वाली लाइन के अलोंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट होगा, और वो होता है 2 kp cos थीटा ओपन r क्यूब। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, और वो kp sin थीटा ओपन r क्यूब होता है। तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं होगा, रूट ऑफ रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो बीच वाले किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड kp ओपन r क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा ये होता है। और यही पढ़ा था कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल डायरेक्शन के साथ एंगल अल्फा हो, तो tan अल्फा इक्वल टू जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वो अपन जिसके साथ एंगल बन रहा है वो। इसको सॉल्व करते थे तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आता था tan थीटा बाय 2। ये हम पहले पढ़ चुके हैं।
तो बस बताओ, जैसे किसी इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, वैसे अब हम किसी परमानेंट मैग्नेट या छोटे से मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट देखते हैं, सेम वही का वही आएंगे, है ना? तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई छोटा-सा परमानेंट मैग्नेट है, मतलब नॉर्थ साउथ का कोई जोड़ा है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल है ना? इस बार कोई परमानेंट मैग्नेट है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल है। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, m मान लेते हैं, और ये बहुत छोटा-सा मैग्नेटिक डाइपोल है। बस उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो सेम वही रिजल्ट होंगे। चलो सबसे पहले हमको देखना है कि इसकी सेंटर से r डिस्टेंस पर इसकी लाइन में मतलब एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको होता है कि सॉरी एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको होता है कि डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अलोंग होता है, तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड भी डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही होगा, और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp ऊपर r क्यूब, तो मैग्नेटिक फील्ड 2 k की जगह km, p की जगह डाइपोल मोमेंट m ओपन r क्यूब, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। फिर सेंटर से r डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट आगे की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड पीछे, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड kp ओपन r क्यूब, तो मैग्नेटिक फील्ड k की जगह km, p की जगह मैग्नेटिक मोमेंट m ओपन r क्यूब। और चलो अब हमको देखना है कि सेंटर से r डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर, मतलब किसी बीच वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो-दो कंपोनेंट होते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के भी दो-दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो मिलाने वाली लाइन के अलोंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट, और वो कितना होगा 2k की जगह km, p की जगह m cos थीटा ऊपर r क्यूब। उसके बाद दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा kp sin थीटा ऊपर r क्यूब के सिमिलर km, p की जगह m sin थीटा ऊपर r क्यूब। बस बीच वाले किसी पॉइंट पे ले तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड के दो-दो कंपोनेंट होंगे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में कहीं होगा, और कितना होगा रूट ऑफ रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, k की जगह km, p की जगह m ओपन r क्यूब रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल लाइन के साथ एंगल अल्फा हो, तो यहाँ भी tan अल्फा इक्वल टू वही tan थीटा बाय 2, है ना, वही आएगा। और ये भी समझ सकते हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल डायरेक्शन के साथ एंगल अल्फा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट से भी एंगल देख सकते हैं ना, बताओ। ये एंगल थीटा है तो ये भी सिमिलर एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये अल्फा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का इसके मैग्नेटिक मोमेंट के साथ एंगल कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा। वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर बना सकते हो, इसमें कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। बच्चों देखो, इलेक्ट्रिकल डाइपोल में हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी कि किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखा हो तो उस पर टॉर्क कितना लगता है वो देखा था। वैसे यहाँ देखेंगे कि किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई परमानेंट मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल रखा हो तो उस पर मैग्नेटिक टॉर्क कितना लगेगा वो देखते हैं। तो चलो पहले इलेक्ट्रिकल डाइपोल पर टॉर्क देखते हैं। तो ये मान लेते हैं किसी प्लेस पर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यू और प्लस क्यू का जोड़ा रखा है, मतलब इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखा है। और चलो मान लेते हैं कि जो डाइपोल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा है। तो हम पढ़ चुके हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लस क्यू पर फोर्स एफ इक्वल टू क्यू जितना आगे की ओर, और माइनस क्यू पर फोर्स एफ इक्वल टू क्यू जितना पीछे की ओर। तो द प्लस क्यू पर फोर्स जितना आगे की ओर, माइनस क्यू पर उतना ही पीछे की ओर। इसलिए इस बार भी रिजल्टेंट फोर्स तो आंखें बंद करके 0 होगा, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा। ये फोर्स आगे लग रहा है और पीछे लग रहा है, तो इस फोर्सेस के कारण डाइपोल इस डायरेक्शन में घूम जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में घुमाने वाला इलेक्ट्रिकल टॉर्क लगेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल थीटा एंगल पे रखा हो तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिकल टॉर्क कितना होता है, पी साइन थीटा, है ना, जहाँ थीटा
एक डायपोल है, इसके डायपोल मोमेंट का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल। पढ़ चुके हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिकल डायपोल रखें तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिकल टॉर्क तो P sin थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिखते हैं और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक डायपोल की पोटेंशियल जी माइनस P cos थीटा है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वही डायपोल पर लगने वाला टॉर्क P sin थीटा, उसकी पोटेंशियल जी माइनस P cos थीटा और उसके बाद ये पढ़ चुके हैं कि डायपोल के लिए थीटा इक्वल 0 एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा इक्वल 180 एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बस वैसे हम देखते हैं कि किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक डायपोल रखा हो, मतलब छोटा सा परमानेंट मैग्नेट रखा हो, तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक टॉर्क कितना होगा वो देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि इस बार कोई यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है और उसमें कोई मैग्नेटिक डायपोल रखा है, मतलब कोई परमानेंट मैग्नेट रखा है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है और चलो डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा है, तो हमको पता है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो नॉर्थ पोल है उस पर फोर्स आगे की ओर लगेगा mb और साउथ पोल पर फोर्स पीछे की ओर लगेगा mb, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वो तो रिजल्टेंट फोर्स तो अभी भी जीरो होगा लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, है ना। हमको पता है कि इस पर फोर्स आगे और इस पर पीछे, तो इस मैग्नेट पर इस डायरेक्शन में घुमाने वाला मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा और हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी इलेक्ट्रिकल डायपोल पर टॉर्क P sin थीटा, वैसे मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मैग्नेटिक डायपोल पर टॉर्क P sin थीटा के सिमिलर mb sin थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बोल सकते हैं। और वापस याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ये जो टॉर्क है वो फोर्स कपल के कारण क्रिएट हो रहा है। इससे हर वर्टिकल एक्सिस के बाद टॉर्क उतना ही रहेगा, मतलब मैग्नेट को मिडिल पॉइंट पर हिंज कर दें तब भी टॉर्क उतना ही लगेगा, इसको इधर हिंज कर दें तब भी टॉर्क उतना ही लगेगा और सिरे पर हिंज कर दें तब भी टॉर्क उतना ही लगेगा। तो टॉर्क फोर्स कपल के कारण क्रिएट होता है, इससे हर एक्सिस के अबाउट उतना ही होता है, इससे किस एक्सिस के अबाउट वो डिफाइन नहीं होता है। ऐसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, बस इलेक्ट्रिकल डायपोल की पोटेंशियल जी माइनस पी कॉस थीटा, तो इस मैग्नेटिक डायपोल की पोटेंशियल जी माइनस एम बी कॉस थीटा, जिसको माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोल सकते हैं। तो है ना, डायरेक्ट याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल डायपोल पर टॉर्क पी साइन थीटा, तो मैग्नेटिक डायपोल पर एम बी साइन थीटा और इलेक्ट्रिकल डायपोल की पोटेंशियल जी माइनस पी कॉस थीटा, तो मैग्नेटिक डायपोल की पोटेंशियल जी माइनस एम बी कॉस थीटा। और वैसे हम सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डायपोल के सिमिलर मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी थीटा इक्वल 0 एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और थीटा इक्वल 180 एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब ये भी देख सकते हैं कि इस मैग्नेट को स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो ये घूम करके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इससे ऑस्किलेट करेगा और स्मार्ट पर्सन हो तो बिना कैलकुलेशन के बिना कैलकुलेशन के लॉजिकली सोच सकता है कि बहुत स्मॉल डिस्प्लेस करें तब इसका मोशन ऑलमोस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, लेकिन चलो एक बार इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं। बच्चों इस बार हमको दे रखा है कि कोई परमानेंट मैग्नेट है जो कि एक बहुत पतली सी रॉड की फॉर्म में है, इसका मास m लेंथ l और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमको कैपिटल M दे रखा है। और चलो इस परमानेंट मैग्नेट को हमने किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है और चलो हमको दे रखा है कि इस बार मैग्नेट को बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर हिंज कर दिया है, मतलब बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। बस इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो मैथमेटिकली प्रूव करना है कि ये लगभग सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और उसके ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा वो देखना है। तो उसको उसी घिसी-पिटी तरीके से ही करेंगे ना, स्टार्ट करते हैं। वही इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, फिर डिस्प्लेस करेंगे, फिर डिस्प्लेस पोजीशन में नेट टॉर्क निकालेंगे और फिर नेट टॉर्क को माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल प्रूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम तो हमको पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होगी, थीटा इक्वल टू 0, मतलब जब ये मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो तो वही उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। फिर इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल डिस्प्लेस करना है, तो चलो ऐसा करते हैं कि इस मैग्नेट को
सॉरी ये डायग्राम बिगड़ गया। हाँ, है तो ऐसा करते हैं कि इस मैग्नेट को इस स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल ऊपर की ओर डिस्प्लेस करते हैं। फिर डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट टॉर्क देखना है तो देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण नॉर्थ पोल पर फोर्स आगे की ओर लगेगा, साउथ पोल पर पीछे की ओर लगेगा। तो इसके कारण ऐसे घुमाने वाला मैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होगा और हमको डायरेक्ट पता है कि डिस्प्लेस पोजीशन में मैग्नेटिक टॉर्क कितना होगा, सिंपली mb sin थीटा। अब इस टॉर्क को थीटा के प्रोपोर्शनल प्रूव करना है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्प्लेस करोगे तब तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, तो तब तो मैग्नेटिक टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, इसलिए ज्यादा डिस्प्लेसमेंट के केस में इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, कठिन हार्मोनिक होगा। लेकिन देखो इस बार हमको दे रखा है कि इसको बहुत स्मॉल डिस्प्लेस किया है, मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वो बहुत स्मॉल है। और लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में हमने पढ़ा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा बोल सकते हैं। फिर बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस है, वो भी बहुत स्मॉल डिस्प्लेस किया है, थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। तो बताओ डिस्प्लेस पोजीशन में रिजल्टेंट टॉर्क अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, mb इंटू थीटा, है ना, मतलब रिजल्टेंट टॉर्क अप्रोक्सीमेटली थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। अब साइन एडजस्ट करते हैं, तुमको बताओ कि इसको डिस्प्लेस ऊपर की ओर किया था और टॉर्क नीचे की ओर लग रहा है, तो डिस्प्लेस पोजीशन में जो टॉर्क है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के अपोजिट है, अपोजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस लगाएंगे। तो बस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के केस में रिजल्टेंट टॉर्क अप्रोक्सीमेटली थीटा के प्रोपोर्शनल भी आ गया और अपोजिंग भी आ गया, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के केस में इसका मोशन ऑलमोस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। टाइम पीरियड निकालना है तो उसके लिए इसको एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन F इक्वल टू माइनस के एक्स, उसके सिमिलर टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा से कंपेयर करेंगे। तो बताओ के का काम कौन करेगा, m इंटू बी। तो बस इसके एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट m बाई के। तो 2 पाई रूट m, तो लीनियर मोशन में जो काम मास करता है रोटेशन मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। और बताओ इस मैग्नेट को बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पर माउंट कर दिया है, तो इसमें आई इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन के, तो 2 पाई रूट आई, तो आई रॉड का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और पता है ये मैग्नेट पतली सी रॉड की फॉर्म में है, तो उसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² by 12 अपन के का काम m इंटू बी करेगा। तो इसका टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आ गया तो इसके भाई बहन फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो सब निकाल सकते हैं। बताओ फ्रीक्वेंसी पूछे तो कितना होगा, 1/t, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो उसके लिए टाइम पीरियड को खोल करके 2 पाई बाय ओमेगा n लिख सकते हैं तो इससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास आ जाएगी, है ना। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा n अपने पास कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ के की जगह तो mb अपन आई सेंट्रोमास की जगह ml² by 12, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो कई बार पूछता है कि इस मैग्नेट को थीटा नॉट जितना स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, तो जब ये अपनी मीन पोजीशन से है ना, जब मैग्नेट अपनी मीन पोजीशन से पास होगा तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो कितनी होगी वो पूछता है। बस बताओ स्मॉल, है ना, बताओ थीटा नॉट जितना स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, तो बता इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी है, बस जब मीन पोजीशन से पास होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और बताओ चूंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसने मीन पोजीशन पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, ओमेगा एन इंटू ए की जगह एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट। तो ओमेगा एन तो रूट एम बी ओपन ml² by 12, और एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट, इससे इसकी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी। देखो जो अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू इसकी लेंथ l। लेकिन एक और राज की बात ध्यान रखना कि जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो एक तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ मतलब इसके सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है, लेकिन साथ में ये जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो मैग्नेट के
क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल होती है ना? तो तुम खुद सोच के बताओ कि किसी मैग्नेट को ऐसे काटें तब तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना के उतना ही रहेगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। लेकिन किसी मैग्नेट को लॉन्गिट्यूडनल काटे, मतलब ऐसा काटे, तो तब मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनली पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाएगी, है ना? तो देखो कई बार मैग्नेट को काटने के क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेना। तो देखो हमको दे रखा है कि कोई परमानेंट मैग्नेट है, कहने की जरूरत नहीं कि नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ माइनस एम, और इस मैग्नेट की लेंथ एल मान लेते हैं। ये तो हमको बताया कि अभी तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ एम इंटू लेंथ एल ऐसा होगा। देखो अब इस बार ऐसा कर रहे हैं कि मैग्नेट को बिल्कुल बीच में से ऐसे काट रहे हैं, मतलब ट्रांसफर डायरेक्शन में कट कर रहे हैं। तो ये एक मैग्नेट दो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये टुकड़ा है वो भी नॉर्थ साउथ के एक नया मैग्नेट के टाइप से काम करेगा, और ये टुकड़ा भी नॉर्थ साउथ के एक मैग्नेट के टाइप से काम करेगा। बस पूछा है कि मैग्नेट को बिल्कुल बीच में से ट्रांसवर्स कट कर दे, तो पहले के कंपैरिजन में अब किसी भी टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना टाइम्स हो जाएगा वो देखना है, ठीक है ना? तो हमको बताया कि बताओ इस बार मैग्नेट को हमने ऐसे कट किया, मतलब ट्रांसवर्स कट किया है, ऐसे कट करेंगे, है ना? तो हमको बताया कि मैग्नेट को ऐसे कट करेंगे तो इसकी लेंथ तो आधी हो जाएगी, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया वही का वही रहेगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ उतनी की उतनी रहेगी। तो इनिशियली जो बड़ा वाला मैग्नेट था उसके कंपैरिजन में हर एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना टाइम्स हो जाएगा वो देखना है ना। तो हमको पता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ एल। तो बताओ जो इनिशियल मैग्नेट था उसके कंपैरिजन में हर एक टुकड़े का क्रॉस सेक्शन एरिया वही है, मतलब पोल स्ट्रेंथ तो बिल्कुल सेम रहेगी। लेकिन ऐसा काटा है तो मैग्नेट की लेंथ आधी हो जाएगी, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाएगा, है ना? चलो अगला केस देते हैं, उसको देख लेना। तो देखो अगले केस में हमने क्या किया है कि वही नॉर्थ साउथ का मैग्नेट था, जिसपे नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, साउथ की माइनस एम, लेंथ एल, वही मैग्नेट था, ठीक है? तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट एम इंटू एल होगा। अब इस बार हम ऐसा कर रहे हैं कि मैग्नेट को ऐसे काट रहे हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनली काट रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे तो ऐसे दो टुकड़े बन जाएंगे ना। तो मेन मैग्नेट के कंपैरिजन में इस हर एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना टाइम्स होगा वो देखना है। ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ इस बार मैग्नेट को लॉन्गिट्यूडनली मतलब ऐसे काटा है, ऐसे काटेंगे तो मैग्नेट की लेंथ तो सेम रहेगी, है ना? मैग्नेट की लेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन बताओ ऐसे काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा तो पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाएगी, मतलब जो मेन मैग्नेट था उसकी पोल स्ट्रेंथ एम थी, तो हर एक टुकड़े की पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, m/2। बस जो इनिशियल मैग्नेट था उसके कंपैरिजन में हर एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना टाइम्स होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ एल। ऐसे काटा है तो लेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन बताओ ऐसे काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। लेंथ सेम लेकिन पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाएगा, मतलब जो मेन मैग्नेट था उसकी पोल स्ट्रेंथ एम, और एक टुकड़े की मैग्नेटिक मोमेंट आधा होगा, मतलब m/2 और m/2 ऐसा होगा। अब चलो बच्चों इसी कंसेप्ट पर बेस एक नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? तो ये हमको दे रखा है कोई यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उसमें बहुत पतली सी रॉड के टाइप से कोई बार मैग्नेट है, जिसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड हमको t दे रखा है। अब अगले केस में क्या किया है कि इस मैग्नेट को बिल्कुल बीच में से ऐसा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कट कर दिया है ना? दो टुकड़ों में बांट दिया, और उसके एक टुकड़े को उसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, और इसको स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो अब इसके एसएचएम का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा वो देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पतला सा बार मैग्नेट रखा हुआ है ना? थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा वो देखना है।
तो वो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इसको फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही पहले इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो जब मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा वही स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल डिस्प्लेस करते हैं, पता है कि डिस्प्लेस करने पर नॉर्थ पोल पर फोर्स आगे की ओर, साउथ पोल पर पीछे की ओर, तो इस डायरेक्शन में घुमाने वाला मैग्नेटिक टॉर्क क्रिएट होगा और डिस्प्लेस पोजीशन में मैग्नेटिक टॉर्क एम बी साइन थीटा। फिर बहुत स्मॉल डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो डिस्प्लेस पोजीशन में नेट टॉर्क अप्रोक्सीमेटली एम बी इंटू थीटा। डिस्प्लेस ऊपर की ओर किया और टॉर्क नीचे लग रहा है, तो डिस्प्लेस पोजीशन में जो टॉर्क है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के केस में टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल भी होगा, अपोजिंग भी होगा। मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के केस में इसका मोशन ऑलमोस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इसको एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन F इक्वल टू माइनस के एक्स के सिमिलर टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा से कंपेयर करेंगे, तो के का काम कौन करेगा, एम बी। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, सिंपली 2 पाई रूट एम की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अपन के की जगह एम बी। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे कि अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो इसमें आई इस बार मैग्नेट है पतली सी रॉड का, इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12, ये इसका टाइम पीरियड होगा। अगले केस में देखना, तो हमने क्या किया है कि जो मैग्नेट था उसको बिल्कुल बीच में से ट्रांसफर डायरेक्शन में कट कर दिया है। तो कट करेंगे तो ये दो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो इस बार हम क्या करें कि इसका एक टुकड़ा ले रहे हैं और उस टुकड़े को भी उसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो देखना है ना। तो इसके भी टाइम पीरियड के लिए 2 पाई रूट आई ओपन एम बी वही फॉर्मूला वैलिड होगा। बस हमको ये देखना है कि मेन मैग्नेट के कंपैरिजन में इस टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना टाइम्स होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना टाइम्स होगा। चलो सबसे पहले देखना है कि मेन मैग्नेट के कंपैरिजन टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना टाइम्स होगा वो देखना है। तो हमको होता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ एल। तो बताओ ट्रांसवर्स कट किया है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना की उतना ही रहेगा, मतलब इसकी पोल स्ट्रेंथ तो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन बीच में से कट कर दिया है तो इसकी लेंथ आधी हो जाएगी, और लेंथ आधी हो जाएगी तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि मेन मैग्नेट के कंपैरिजन टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट आधा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना टाइम्स हो जाएगा वो देखना है। तो हमको होता है कि पतली सी रॉड की फॉर्म में, तो अभी देख चुके हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12। अब तुम बताओ कि 12 तो बेचारा कांस्टेंट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा एम एल स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। अब तुम बताओ कि मेन मैग्नेट के कंपैरिजन में इस टुकड़े का मास भी आधा है, और मेन मैग्नेट के कंपैरिजन टुकड़े की लेंथ भी आधी है, तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आधे का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो बताओ मेन मैग्नेट के कंपैरिजन टुकड़े का मास आधा, एल स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 1/2 का क्यूब, मतलब 1/8 टाइम्स। बस अब टाइम पीरियड कितना टाइम्स होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि चाहे वो मेन मैग्नेट हो या इसका टुकड़ा हो, इस टुकड़े की भी ऑस्किलेशन के टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो 2 पाई रूट आई ओपन एम बी रहेगा। अब तुम बताओ कि 2 पाई बेचारा कांस्टेंट है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल सेम रखा है, तो इस बार टाइम पीरियड रूट आई बाय एम इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो बस मुझे बनी बताओ कि मेन मैग्नेट के कंपैरिजन टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 टाइम्स है, और मेन मैग्नेट के कंपैरिजन टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट आधा है। तो तुम बताओ ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 1/8 टाइम और मैग्नेटिक मोमेंट 1/2 टाइम्स। तो बताओ इसका जो टाइम है ना, इसके ऑस्किलेशन का जो टाइम पीरियड है वो रूट ऑफ 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो रूट 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 टाइम। तो ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड 1/2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसके ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड टी था तो इसका कितना हो जाएगा, T/2। तो इस टाइप के चिरकुट क्वेश्चन है तुम इजीली कर सकते हो।
चलो बच्चों इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले कभी मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया था और इसी टाइप की चीजें आजकल जेईई मेंस में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इस बार हमको दे रखा है कि कोई बार मैग्नेट है जो पतली सी रॉड की फॉर्म में है और अभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है। और बाहुबली ऐसा कोई ताकतवर इंसान है, उसने क्या किया है कि इस बार मैग्नेट को ऐसे सर्कुलर शेप में मोड़ दिया है ना, ऐसा मोड़ा है ताकि ये सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसको थीटा एंगल सबटेंड करने वाली सर्कुलर आर की शेप में मोड़ दिया है। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा वो देखना कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि पहले तो ये जो बार मैग्नेट था वो बिल्कुल सीधा था, तो शुरू में तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, होल स्ट्रेंथ m इंटू इसकी लेंथ l, और शुरू में जो मैग्नेटिक मोमेंट था उसको m1 बोल रखा है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगले केस में देखना, तो अगले केस में किसी ने क्या किया है कि बार मैग्नेट को ऐसे सर्कुलर आर की शेप में मोड़ दिया है, जिसका एंगल सबटेंडेड थीटा है और उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दे रखा, चलो आर मान लेते हैं, है ना। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो देखना है, तो पहले इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा वो देखना होगा। बस तुम बताओ कि इसी मैग्नेट को ऐसे सर्कुलर शेप में मोड़ दिया है, ड्यूरिंग इसकी लेंथ तो कंजर्व रहेगी ना, कोई खींचा थोड़ी, जस्ट मोड़ा ही है। ड्यूरिंग इसकी लेंथ कंजर्व रहेगी, मतलब इस मैग्नेट की लेंथ जितनी शुरू में होगी उतनी बाद में होगी। तो था शुरू में तो इसकी लेंथ कितनी थी l, और बाद में इसकी लेंथ, तो बाद में इसको सर्कुलर आर्क की फॉर्म में मोड़ रखा है, तो बाद में इसकी लेंथ कितनी होगी, आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, मतलब आर इंटू थीटा, जहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि थीटा रेडियन में रखना होगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, एल बाय थीटा। मतलब हम बोल सकते हैं कि बाद में इसको सर्कुलर शेप में मोड़ दिया है, तो इसके सर्कुलर शेप की रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर एल बाय थीटा इतनी होगी। बस अब हमको देखना है कि ये जो मुड़ा हुआ मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो देखना है। फिर तुमको बताओ कि टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो भी मुड़ा हुआ मैग्नेट है उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो छोटे छोटे एलिमेंट में बांट देते हैं। और हमको पता है कि हर एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया उतना के उतना ही रहेगा। जितने भी टुकड़े हैं वो भी छोटे छोटे मैग्नेट के टाइप से काम करेंगे, और ऐसे बांटा हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया वही रहेगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ उतनी की उतनी रहेगी। पहले एम थी तो हर एक टुकड़े की भी पोल स्ट्रेंथ एम ही होगी, लेकिन लेंथ बहुत कम होगी, है ना। चलो इसकी लेंथ L1, इसकी L2, इसकी L3 ये मान लेते हैं। तुम बताओ कि वही ये जो टेढ़ा मेढ़ा मैग्नेट है उसको छोटे छोटे एलिमेंट बांटते हैं ना, तो तुम बताओ कि इस एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की ओर ऐसा होगा, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू L1 वेक्टर। जैसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा होगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी पोल स्ट्रेंथ इंटू L2 वेक्टर, इसका पोल स्ट्रेंथ इंटू L3 वेक्टर, इसका L4 वेक्टर। इस टाइप से सबके मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, है ना। सबके मैग्नेटिक मोमेंट इस टाइप के होंगे। बस आराम से बताओ कि पहले एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू L1 वेक्टर, दूसरे का m इंटू L2 वेक्टर, तीसरे का m इंटू L3 वेक्टर। और हमको होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर होता है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, सिंपली इन सबका वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इधर लिख देता हूं मैं, जगह से यहाँ लिख देता हूँ कि सेकेंड केस में इसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इन सबका वेक्टर एडिशन। तो था पहले का मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू L1 वेक्टर, दूसरे का m इंटू L2 वेक्टर, तीसरे का m इंटू L3 वेक्टर। बताओ इन सब का वेक्टर एडिशन करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ m तो कॉमन आ जाएगी, और अंदर क्या आ जाएगा, L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर प्लस L4 वेक्टर, ये सब आएगा, है ना। बस अब हमको L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर इन सब का वेक्टर एडिशन करना है। बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि पहले मैग्नेट की लेंथ L1 वेक्टर ऐसा होगा, L2 वेक्टर ऐसा, L3 वेक्टर ऐसा। तो बताओ इन सब का वेक्टर एडिशन क्या होगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने वाला सीधा वेक्टर। पढ़ा होगा ना, डेल्टा के इस बार हमको इनका स्केलर नहीं वेक्टर एडिशन करना है। तो पहले का एल वेक्टर ऐसा होगा, दूसरे का एल वेक्टर ऐसा, तीसरे का एल वेक्टर ऐसा, और सबका वेक्टर एडिशन क्या होगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने वाला सीधा वेक्टर, मतलब मैग्नेट के दोनों सिरों को मिलाने वाला सीधा वेक्टर।
और मैग्नेट के दोनों सिरों को मिलाने वाला जो सीधा वेक्टर है उसको हम L इक्विवेलेंट वेक्टर बोल लेते हैं। बस L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर इन सब का एडिशन क्या होगा? सिरों को मिलाने वाले सीधा वेक्टर L इक्विवेलेंट वेक्टर। बस इससे हम बोल सकते हैं कि टेढ़े-मेढ़े मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? M इंटू L इक्विवेलेंट वेक्टर, जहाँ L इक्विवेलेंट दोनों सिरों के बीच सीधी डिस्टेंस। ये तो देखो ध्यान रखना कि अब मूर्खों टाइप से इतना एनालिसिस करने का टाइम नहीं है ना, अब डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी कोई ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा मैग्नेट हो, है ना वही? सॉरी, ध्यान रखना कि अब पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखना, है ना? डायरेक्ट याद रखना, कभी कोई ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा मैग्नेट हो या कोई ऐसा कर्व्ड मैग्नेट हो, तो आँखें बंद करके बोल सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? पोल स्ट्रेंथ इंटू L इक्विवेलेंट वेक्टर, जहाँ L इक्विवेलेंट क्या होगा? साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाने वाला सीधा वेक्टर। तो टेढ़ा-मेढ़ा मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट M इंटू L इक्विवेलेंट, जहाँ L इक्विवेलेंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच सीधी डिस्टेंस। बस अब अगर हमको इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो आँखें बंद करके बोल सकते हैं कि इस टेढ़े-मेढ़े मैग्नेट का भी मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? सिंपली M इंटू L इक्विवेलेंट, जहाँ L इक्विवेलेंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच सीधी डिस्टेंस। और ये तो हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? सिंपली सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। बताओ टोटल एंगल सबटेंडेड थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2 और ये भी थीटा बाय 2। बस आराम से बताओ कि ट्रायंगल दिख रहा है ना? इसमें एंगल थीटा बाय 2 है, हाइपोटेनस r है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? r sin थीटा बाय 2। ये r sin थीटा बाय 2 तो सिमेट्रिकली ये भी r sin थीटा बाय 2 होगा। तो बताओ नॉर्थ पोल और साउथ पोल की सीधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 r sin थीटा बाय 2। तो बोल सकते हैं कि इसमें L इक्विवेलेंट क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच सीधी डिस्टेंस तो वो कितनी हो जाएगी? 2r sin थीटा बाय 2 इतनी होगी। बस इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं ना? कितना हो जाएगा? M इंटू L इक्विवेलेंट 2r sin थीटा बाय 2। और इसमें r को L की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? L बाय थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? ml तो हो गई, और साथ में क्या आएगा अपने पास? 2 sin थीटा बाय 2। पेन ढंग से चल नहीं रहा है, अपन थीटा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? ml 2 sin थीटा बाय 2 अपन थीटा। और इसमें बताओ ml को क्या बोल सकते हैं? इस सीधे मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m1, तो m2 इक्वल m1 इंटू 2 sin थीटा बाय 2 अपन थीटा, ये हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखना कि कभी भी कोई टेढ़ा मेढ़ा मैग्नेट हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू एल की जगह L इक्वलेंट, जहाँ L इक्वलेंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच सीधी डिस्टेंस। तभी परमानेंट मैग्नेट में कहीं से भी क्वेश्चन आ गए तुम इजीली कर सकते हो।